प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, ये मुख्य परीक्षा की क्लास नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतवर्ष को, हमारा जो टॉपिक है भारतवर्ष उसको समझेंगे। और जो प्रीलिम्स परीक्षा की इतनी डिमांड होती है, जिस लेवल के प्रश्न आते हैं उस लेवल का कंटेंट ये बनाया गया है। पहले टॉपिक पर आते हैं, भारतवर्ष उसका परिचय समझेंगे, है ना। नामकरण कैसे हुआ, भारत के अन्य कौन कौन से नाम हैं, भारत के भाग कौन कौन से हैं, भारत के पर्वत तथा सरोवर को देखेंगे, भारत का आकार और स्वरूप देखेंगे, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे पहले टॉपिक में। तो भारतवर्ष जो टॉपिक है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ये सब तैयार करके ही हम पहले से लाए हैं कि क्या क्या हमें देखना है। तो सबसे पहले परिचय को देखेंगे, नामकरण, भारत के अन्य नाम, भारत के भाग, भारत के पर्वत तथा सरोवर, आकार और स्वरूप और महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। फिर हम इसके बाद है अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी जो है इसका लाभ ले सकें। देखो, भारत शब्द जो है ना, भा और रथ से मिलकर बना है। भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है लीन हो जाना। ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय रहे, ये भारत शब्द का अर्थ होता है। भारत का अर्थ होता है ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय रहे। भारत का अर्थ है भा और रथ से मिलकर बना है भारत। इसका नामकरण कैसे हुआ, तो देखो, भारत का नाम भरत नाम के 3 राजाओं के नाम पर भिन्न भिन्न ग्रंथों में मिलता है। तो एक जो दशराज का युद्ध हुआ है वो तो हम पढ़ते ही हैं, साथ ही अन्य 2 राजा हैं, उनके अन्य 3 राजा हैं, उनके नाम पर भी अलग अलग ग्रंथों में जो है देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार जो है, किसके अनुसार, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत एवं पुत्री शकुंतला के जो पुत्र हुए हैं ना भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भरत पड़ा है। ये किसके अनुसार है, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार ऐसा मिलता है। वहीं जैन धर्म के अनुसार जो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव हैं, उनके पुत्र का नाम भी भरत था, तो उनके नाम पर भी माना जाता है कि भारत का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा होगा। ये जैन धर्म के अनुसार है। वैदिक काल में भी कुछ सोर्स मिले हैं हमें। तो वैदिक काल में आर्यों का कबीला रहा है भरत जन के नाम से एक, है ना। तो जो दशराज का युद्ध हुआ है ना, जिस भरत के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके नाम पर भी भारत का नाम बताया जाता है। तो ये वैदिक काल से संबंधित है। राजा दशरथ के पुत्र का नाम भी भरत था, जो भगवान राम हैं उनके एक भाई हुए भरत, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। तो उनके नाम पर भी भारत का नाम भरत पड़ा हो सकता है। तो देखो, जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं भरत। वहीं शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और आदि पर्व एवं वायु पुराण जो है ना, उसके अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुए हैं भरत, उनके नाम पर भी भारत का नाम भरत पड़ा है। तो ये अलग अलग सोर्स है ना, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो अपन उन्हीं चीजों को पढ़ते आए। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनता है, तो पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भारत का नामकरण किन के पुत्र के नाम पर पड़ा है, किसके पुत्र के नाम पर, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र के, है ना। वहीं जैन धर्म के अनुसार पूछा जाए तो ऋषभदेव के पुत्र कौन, प्रथम जैन तीर्थकर है ना ऋषभदेव, उनके पुत्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ अन्य नामों को देखते हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया, इंडिया किसने कहा है भारत को, जो यूनानी है ना, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। तो भारत को इंडिया का नाम दिया है यूनानियों ने, क्यों कहा है, जो भारत में सिंधु नदी है, सिंधु, जो यूनानी है ना, वो सिंधु को इंडस कहते थे और उसी से निकला है फिर इंडिया। तो इंडस से निकला है इंडिया, तो यूनानियों ने इंडिया नाम दिया है। और जो पुराण और अशोक के अभिलेख हैं उसमें जम्बूद्वीप नाम मिला है। तो भारत का पुराणों और अभिलेखों में जो है, अशोक के अभिलेखों में क्या नाम मिला है, जम्बूद्वीप नाम मिलता है। पतंजलि ने लिखी है रचना कौन सी की है, महाभाष्य, और महाभाष्य में सप्तद्वीप वासुमती भी नाम मिलता है, भारत का नाम मिलता है सप्तद्वीप वासुमती। चीनी यात्रियों के द्वारा इनतू नाम दिया गया है, इनतू। वहीं सासानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान नाम मिला है। तो सासानी शासक हुआ है शाहपुर प्रथम, उसका जो नक्शे रुस्तम अभिलेख है, ये हिंदुस्तान नाम दिया है उन्होंने। और जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। तो जम्बूद्वीप आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, एक तो अशोक के अभिलेखों में और दूसरा मिलेगा अग्नि पुराण में। तो जम्बूद्वीप अशोक के अभिलेख और अग्नि पुराण में नाम देखने को मिलेगा।
आर्यवर्त, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भारत को आर्यवर्त कहा गया है, और हेनसांग ने पंच भारत कहा है। तो हेनसांग ने पंच भारत कहा है। चीनी यात्री हेनसांग जो है उसने पंच भारत कहा है। आपको बताना है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके कार्यकाल में भारत पर, किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें भारत का नाम भरधवस यानी कि भारत वर्ष मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। और जो इत्सिंग है, इत्सिंग ने इसे आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र कहा है। तो इत्सिंग ने, चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र भी इसी ने कहा है कि श्रेष्ठ राष्ट्र, आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र किसने कहा है? इत्सिंग ने कहा है। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में जो है देव निर्मित देश मिलता है। तो मनुस्मृति में बताया गया है भारत को देव निर्मित देश। वहीं राजशेखर एवं वामन पुराण में जो है कुमारी द्वीप के नाम से जाना गया है। जो आदि पुराण है उसने अजनाभ वर्ष के नाम से जाना है। आदि पुराण में अरबों द्वारा अल हिंद का नाम दिया गया है। और जो बेहिस्तून शिलालेख है, बेहिस्तून शिलालेख, उसमें हिंदुस कहा गया है। तो बेहिस्तून शिलालेख में क्या नाम मिलता है? हिंदुस कहा गया है। तिब्बत में भारत को ग्यागर और फग्युल के नाम से जाना गया है। भारत के प्राचीन नाम क्या हैं? तो हिंदुस, भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त, अल हिंद, होड़ू, तियांगजू, ये सब नाम जो हैं भारत के अन्य नाम हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो एक दो बार देखो, क्या है, फैक्ट ही फैक्ट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें याद नहीं होगी, इसलिए फैक्ट ही फैक्ट है, उनका रिवीजन बीच बीच में करते रहना है तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मत्स्य पुराण के अनुसार जो है भारतवर्ष के 9 भाग हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 9 भाग हैं। 4 आपको याद रख लेने हैं। एक तो इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी और नागद्वीप। मत्स्य पुराण जो है उसको भारतवर्ष को 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 4 आपको याद रख लेने हैं। इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी और नागद्वीप। इसके अन्य भाग, 5 अन्य भाग भी है। कुल याद रखने की जरूरत नहीं है 9 के 9, सिर्फ इतना याद रख लो कि मत्स्य पुराण में भारत को 9 भागों में विभाजित किया गया है। वहीं प्राचीन पाली तथा संस्कृत साहित्य के अनुसार जो है भारत के 5 भाग हैं। तो प्राचीन पाली और संस्कृत साहित्य में भारत के 5 भाग बताए गए हैं, और इन्हीं 5 भागों को हेनसांग ने पंच भारत कहा है। तो इन्हीं 5 भागों को क्या कहा है? हेनसांग ने पंच भारत कहा है। कौन कौन से हैं ये 5 भाग? एक तो उत्तर में उदीच्य, पूर्व में प्राच्य, दक्षिण में दक्षिणापथ, मध्य में मध्यम और पश्चिम में प्रतीच कहा गया है। तो ये दिशाओं के आधार पर बताया गया है। एक भाग मध्य भारत है, मध्य में है, मध्यम कहा गया है। जैसे बाकी 4 जो हिस्से हैं वो दिशाओं के आधार पर निर्धारित हुए हैं। इन्हीं 5 भागों को जो है हेनसांग ने पंच भारत कहा है। विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 7 प्रमुख पर्वत बताए गए हैं। तो पूछा जा सकता है, इनमें से प्रश्न आ सकता है कि विष्णु पुराण में कौन कौन से पर्वतों का वर्णन मिलता है। तो विष्णु पुराण में भारतवर्ष के 7 प्रमुख पर्वत बताए गए हैं, जिनमें पहला है महेंद्र, दूसरा है रक्ष, तीसरा है मलय, चौथा है बिंद, पांचवा है सहन, छठवां है पारियात्र और 7वां है सूक्तिमत। तो ये 7 पर्वतों का वर्णन आपको विष्णु पुराण में देखने को मिलेगा। भारत में पर्वतों में प्रथम एवं प्रधान स्थान जो है सुमेरु पर्वत को ही दिया गया है। भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 5 प्राचीन सरोवर भी हैं। तो कौन कौन से हैं? भागवत पुराण जो है ना, भागवत पुराण में भारत के 5 सरोवरों की बात की गई है, प्राचीन सरोवरों की, जिनमें नारायण सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में है। बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में है। और पंपा सरोवर जो है ये मैसूर में देखने को मिलेगा। ये प्राचीन काल के अनुसार इनके नाम हैं, जो कि वर्तमान में बदले जा चुके हैं। तो नारायण सरोवर गुजरात, कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में, बिंदु सरोवर और पंपा सरोवर, इनके नाम बस याद रखना है। साथ में यह भी याद रखना है कि ये किस पुराण में बात कही गई है। तो ये भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 5 सरोवरों को बताया गया है। 5वां जो सरोवर है पुष्कर सरोवर, जो कि अजमेर राजस्थान में है, जिसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि पुष्कर सरोवर कहाँ होगा? राजस्थान में ही होगा।
अब हम भारत के आकार और स्वरूप की बात करते हैं। तो भारत के आकार और स्वरूप को देखें तो कूर्म की आकृति, तो बृहद संहिता जो है ना, बृहद संहिता में कहा गया है कि भारत की आकृति कैसी है, कूर्म की आकृति है। वहीं पुराणों में धनु आकृति का उल्लेख मिलता है कि भारत की आकृति धनु आकृति है। तो पुराणों में उल्लेख मिलता है धनु आकृति के रूप में भारत को बताया गया है। दीर्घ निकाय जो है ना, दीर्घ निकाय में छकड़े की भांति बताया गया है। वहीं महाभारत में सगभुजाकार बताया गया है, सगभुजाकार बताया गया है। और हेनसांग ने भारत को अर्धचंद्राकार कहा है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुषाकृति का ही है। तो वर्तमान में जो है आपको भारतीय उपमहाद्वीप नीचे देखने, भारतीय उपमहाद्वीप जो पूरा उपमहाद्वीप देखने को मिलेगा वो कैसा है, त्रिकोणाकार है और धनुषाकृति का है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखो, जो पुराणों के भुवन कोशाध्याय है ना, पुराणों में भुवन कोशा में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है, जिसे भूगोला के नाम से जाना गया है। किससे? भूगोला के नाम से जाना गया है। तो पुराणों में भुवन कोशा अध्याय जो है उसको भारत के भूगोल के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी का रूप कमल का है। किसका है? कमल का है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में दर्शाया गया है। वहीं भारत प्रशस्ति का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। और सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग 5 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने किया है। तो जो इंडिया शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है, जो कि एक इतिहासकार थे। मत्स्य पुराण के अनुसार सप्तद्वीपों में जम्बूद्वीप, शकद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोच द्वीप, सालम द्वीप, गोमेद, लक्षद्वीप सम्मिलित है। तो मत्स्य पुराण में सप्त द्वीपों का उल्लेख मिलता है। जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोच द्वीप, सालम द्वीप, गोमेद द्वीप। इस प्रकार से मत्स्य पुराण के अनुसार 7 द्वीप हुआ करते थे। हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने 1816 से 1817 में किया था। तो हिंदुइज्म शब्द जो है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने किया था हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग। सोमदेव सूरी और नीति वाक्यामृतम में भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखो, ये कुछ कुछ कठिन कठिन से शब्द हैं, लेकिन याद तो करना ही है, क्योंकि परीक्षा में अगर 90+ स्कोर करना है ना, तो हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। सोमदेव सूरी और नीति वाक्य मृतकम जो है ना, इसमें भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्यों के आगमन के पश्चात भारत का नाम सप्त सैंधव पड़ा। तो आर्यों का जब भारत में आगमन हो गया ना, उसके बाद जो है भारत का नाम सप्त सैंधव पड़ा था। सप्त सैंधव में 7 नदियां जो हैं बहती थी, सिंचित प्रदेश था 7 नदियों का सप्त सैंधव, उसी को सप्त सैंधव कहा गया है। सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता और सिंधु, ये 7 नदियां थी। कौन कौन सी? शतुद्री, सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता और सिंधु। इसी क्षेत्र को जो है, इन नदियों के क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव क्षेत्र। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती एवं दृशदती के बीच का क्षेत्र जो है ब्रह्मवर्त कहलाता था। तो मनुस्मृति में बताया गया है कि जो दृशदती नदी है और सरस्वती है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्मारसी देश कहा गया है। वहीं गंगा यमुना के बीच का जो प्रदेश है उसे अंतर्वेदी कहा गया है। जो राजशेखर की काव्य मीमांसा है, तो राजशेखर ने एक रचना लिखी है काव्य मीमांसा के देश के विभाग नामक 17वें अध्याय में राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण के बीच की रेखा माना है। तो बिल्कुल आज भी है ये, है ना। तो राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसमें उसका जो 17वां अध्याय है उसमें हमें देखने को मिलता है कि राजशेखर ने बताया है कि नर्मदा नदी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच की सीमा रेखा थी और नर्मदा नदी को मैकल पर्वत की तथा कन्या मैकुल सुता कहा गया है। किसमें? राजशेखर की काव्य मीमांसा में नर्मदा नदी को मैकल सुता कहा गया है। कालिदास ने जो है हिमालय को देवतात्मा कहा है। तो
कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा कहा है। वहीं बृहत्तर भारत जो है ना, मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बृहत्तर भारत यह दो भागों में विभाजित था, एक तो मध्य एशियाई तिब्बत और चीन, और दूसरा जो भाग था उसमें शामिल था हिंद, चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह। तो पहले भाग में बृहत्तर भारत जो है मत्स्य पुराण के अनुसार उसके दो भाग बताए गए हैं। पहले भाग में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन को शामिल किया गया है, वहीं दूसरे भाग में हिंद, चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह जो है शामिल किए गए हैं। संस्कृत चीनी शब्दकोश में द्वीप समूह सहित भारत को जिपतल कहा गया है। क्या कहा गया है? संस्कृत चीनी शब्दकोश जो है उसमें द्वीप समूह सहित जो है भारत को जिपतल कहा गया है। इस द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया गया है। तो ये तो था हमारा पहला टॉपिक, जिसे भारतवर्ष के नाम से हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है भारतवर्ष, उसको हमने देखा, उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, फिर हम दूसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमने भारत का अर्थ देखा। भारत का अर्थ हमने देखा कि ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय है, क्योंकि भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है लीन होना। फिर हमने उसके नामकरण की बात की। हमने देखा कि भरत जो नाम है वो अलग अलग राजाओं के नाम पर पड़ा है, जिसमें हमने देखा कि शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और जो आदि पर्व एवं वायु पुराण है उसके अनुसार जो राजा दुष्यंत हुए एवं पत्नी शकुंतला के जो पुत्र हुए हैं ना भरत, उनके नाम पर भरत का नाम भारत पड़ा है। दूसरा जो हमें सोर्स मिला, हमने देखा कि जैन तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं उनके पुत्र हुए भरत, उनके नाम पर। और आर्यों कबीले के जो दशराज का युद्ध हुआ था, जिन भरत को हम पढ़ते हैं, भरत कबीले के राजा भरत के नाम पर। और तीसरा जो है राजा दशरथ के पुत्र भरत भी हैं, तो इनके बारे में भी ऐसा जाना जाता है। फिर हमने भारत के अन्य नामों को देखा। हमने देखा कि इंडिया शब्द जो है ये दिया है यूनानियों के द्वारा। जम्बूद्वीप का उल्लेख अशोक के अभिलेख और अग्नि पुराण में मिलता है। हमने देखा सप्तद्वीप पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पंच भारत कहा है किसने? हैनसांग ने पंच भारत कहा है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। और जो सासानी शासक शाहपुरा प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख है ना, उसमें हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि बेहिस्तून शिलालेख जो है ना, इसमें हिंदुस नाम मिला है। क्या है? हिंदुस नाम मिला है, और अरबों के द्वारा अल हिंद नाम दिया गया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भाग बताए गए हैं, और फिर पाली और संस्कृत साहित्य जो है ना उसमें भारत के 5 भाग बताए गए हैं, और जो कि दिशाओं के आधार पर वर्णित है। फिर हमने भारत के पर्वतों को देखा प्राचीन कालीन, और सरोवरों को देखा। सरोवरों में आपको याद रखना है नारायण सरोवर जो कि गुजरात में है, कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में, बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में है, पंपा सरोवर मैसूर में है, और पुष्कर सरोवर जो है वो राजस्थान अजमेर की बात की गई है। फिर इसके बाद हमने भारत के आकार और स्वरूप की बात की, जिसमें आपको विशेष रूप से याद रखना है हैनसांग का कथन। हैनसांग ने भारत को अर्धचंद्राकार आकृति में बताया है, और महाभारत में सगभुजाकार आकृति बताई गई है। पुराणों में धनु आकृति के रूप में वर्णित किया गया है इसको। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, जिसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखा कि पुराणों में पृथ्वी का रूप जो है वो कमल के रूप में दर्शाया गया है। तो पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में दर्शाया गया है, ना कि भारत को। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग जो है 5 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने किया है। और मत्स्य पुराण में सप्तद्वीपों का उल्लेख मिलता है। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौच द्वीप, सालम द्वीप, गोमेद द्वीप, इन 7 सप्तद्वीपों का उल्लेख मिलता है। हिंदुइज्म शब्द जो है ना राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयोग किया गया था, हिंदुइज्म, यह भी आपको याद रखना है। आर्यों के आगमन के पश्चात जो है भारत को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। ये वही सप्त सैंधव प्रदेश है जहां पर 7 नदियां बहती थी, और वो 7 नदियां कौन सी हैं? सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता और सिंधु नदी हैं। मनुस्मृति में जो सरस्वती और दृष्टदती के बीच का क्षेत्र जो है ना उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। और जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना उसको ब्रह्मारसी कहा गया है, ब्रह्मारसी कहा गया है।
राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, राजशेखर की काव्य मीमांसा, उसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा बनाती थी। वहीं नर्मदा नदी को मैकल सुता के नाम से भी राजशेखर की काव्य मीमांसा में बताया गया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, और मत्स्य पुराण में भारत को दो भागों में बांटकर दिखाया गया है। एक तो भारत को नहीं, भारतीय महाद्वीप को दो भागों में बांटा गया है, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन क्षेत्र, और दूसरा था हिंद, चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारा ये अध्याय समाप्त होता है, और अब हमें भारतीय ज्ञान परंपरा वाला जो अध्याय है उसको यहाँ से शुरू करना है।